नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टी आर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट 8 संघीय विधायिका। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस के हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए ये, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी हो या फिर स्टेट पुलिस हो या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे आदि सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना किसी स्किप के। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रश्न यह है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है बी आर जाखड़, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, सी में है दोस्तों हुकुम सिंह और डी ऑप्शन है के एस हेगड़े। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। यानी 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे जो कि क्या है कि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो साथियों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर। पहला ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और दूसरा ऑप्शन इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, और तीसरा जो सी ऑप्शन में है दोस्तों, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, और डी ऑप्शन में है दोस्तों भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यानी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा के साथ स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल साथियों कितना होता है? यानी इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग अविश्वास प्रस्ताव केवल करते हैं, कहाँ करते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है ए, वर्तमान सरकार को बचाने हेतु या फिर संविधान में संशोधन के मामले, ऑप्शन सी है दोस्तों आपातकाल के मामले में, या फिर जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जब वोट दोनों पास यानी दोनों साइडों में वोट अगर बराबर हो, इसलिए तब वो अपना वोट का प्रयोग कर सकता है। कि अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर है जो अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करेंगे जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष, यानी सत्ता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट है वो बराबर हो, तब वो अपना वोट का प्रयोग कर सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो साथियों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर कि भारत में कौन सी प्रणाली है। तो साथियों, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, सी में है अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली, और डी में है दोस्तों बहु व्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती है। कितनी साथियों? कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती है। पहली है संसदीय सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है साथियों? भारत में संसदीय प्रणाली है। इसमें राष्ट्रपति, कार्यपालिका और औपचारिक जो प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है साथियों। इसमें एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि वो भी ब्रिटेन से ली गई है। तो साथियों आशा करता हूं कि इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों को आप सावधानीपूर्वक पढ़कर इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। पहला हमारा कथन है दोस्तों, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। और दूसरा कथन है दोस्तों, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा कथन, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1, 2 और डी ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जो हमारा कथन 1 और 2 है वो सही है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में 6 मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की जो प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया था। इस सचिवालय को निम्नलिखित विषयों पर आवंटित किया गया है। पहला है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता और कार्य के नियम। और दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियां। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि लोकसभा में जो किसी विधेयक पर आम जो बहस होती है वो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो साथियों स्तर यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विधेयक की प्रस्तुति के समय, और बी ऑप्शन है द्वितीय वाचन में, और दोस्तों सी ऑप्शन है प्रतिवेदन स्तर पर, और डी ऑप्शन है तृतीय वाचन में। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में, यानी विधेयक की जो प्रतिस्थापना के साथ विधेयक का प्रथम वाचन प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श प्रारंभ होता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही विधेयक को प्रवर समिति सौंप सकती है। तो साथियों अगला प्रश्न कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर M.K. गांधी ने, या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पश्चिमी प्रणाली के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए ये कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत, और भारत को पूरे विश्व में लोकतंत्र की बेहतर उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहां पर, कौन से आर्टिकल में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ए ऑप्शन में है आर्टिकल 352 में, और बी ऑप्शन है आर्टिकल 74, और सी ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 356 में यानी अनुच्छेद 356 में, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 76 में यानी अनुच्छेद 376 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में यानी आर्टिकल 352 में कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की जो उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। तो साथियों आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। साथियों प्रश्न रिपीट करता हूं कि जो भारत सरकार है उनको कानूनी विषयों पर कौन है जो कि परामर्श देता है। ऑप्शन अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में है विधि आयोग अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल।
यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथियों, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 के अनुसार, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो साथियों कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और बी ऑप्शन है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है यानी उनके बराबर होता है, और सी ऑप्शन सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, और दोस्तों डी ऑप्शन है यानी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। केग यानी सीएजी जिसको हिंदी में केग के नाम से भी जाना जाता है, यानी केग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता। जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर केग को भी हटाया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं किए जा सकते। तो साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी है दोस्तों भारत के महाधिवक्ता, सी में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। यानी अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारत सरकार की जो प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीशों जो के ऊपर कौन आता है या फिर आते हैं? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, फिर या फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, या चीफ ऑफ स्टाफ्स, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम से यानी उनका क्रम इस प्रकार दिया गया है, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष है। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो, यदि उपाध्यक्ष है जो कि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, ऑप्शन बी सदस्य के रूप में सदन के समकक्ष यानी सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, सी ऑप्शन है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है दोस्तों अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है, और अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी मत बराबर होने की स्थिति में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि राज्य विधान सभाओं में
आंग्ल भारतीय जो समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 331 यानी आर्टिकल 331, और सी में है आर्टिकल 332, और साथियों डी ऑप्शन है आर्टिकल 333 यानी अनुच्छेद 333। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 333 होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय यह है कि उस राज्य की जो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी में है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यानी लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है और सचिवालय के जो कर्मचारी पर सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर और सर्वोच्च प्राधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये इस प्रकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन बी में है संसद, या फिर सी में है मंत्रिपरिषद, या फिर प्रधानमंत्री। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या फिर अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा से, ऑप्शन बी मिजोरम से, सी में है नागालैंड से, डी में है सिक्किम से। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा से। यानी दिए गए राज्यों और उनके लिए आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या का विवरण इस प्रकार है। त्रिपुरा, फिर मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं और अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और मणिपुर, मेघालय में भी लोकसभा के 2 सीटों का निर्वाचन होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रहा आपके स्क्रीन पे, लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। यानी अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद नियुक्त करेगा। सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो लोकसभा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जाता है जो कि लोकसभा का सदस्य हो। तो साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर, कि एक जो धन विधेयक है वो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, बी में है केवल लोकसभा में, सी में है संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि धन एवं वित्त से संबंधित विधेयकों पर लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं।
लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। उसके बाद राज्यसभा विधेयक बिल की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना उन्हें होता है और राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, परंतु उसे अस्वीकार या फिर स्वीकार करने का कार्य किसका है साथियों? लोकसभा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 94 ग में वर्णित है। लोकसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता कि जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष जो कि संसद द्वारा चयनित किया जाता है, या उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, और ऑप्शन डी है दोस्तों राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति है जो कि पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि आर्टिकल 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन है जो कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न इस प्रकार है कि संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी में है दोस्तों के.एम. मुंशी, सी टी कृष्णामाचारी, और डी ऑप्शन है दोस्तों बी.सी. रॉय। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर। यानी संघीय जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा वर्ष 1949 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था, और इसमें केंद्रीय जो मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एवं कॉमर्स और ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज को संयुक्त किए जाने की बातें कही गई थी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये इस प्रकार है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो साथियों प्रश्न रिपीट करता हूं कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, विधानसभा, और डी ऑप्शन है दोस्तों विधान परिषद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। यानी राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का मनोनीत जो सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, और ऑप्शन बी में है राज्यसभा के उप सभापति, और सी ऑप्शन मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी ऑप्शन है दोस्तों राज्यसभा में सदन का नेता। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी जब राज्यसभा के किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तो वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर देने के लिए आपको कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ये भंग नहीं की जा सकती। दूसरा कथन इसका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। और तीसरा कथन है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा कथन है दोस्तों कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और बी में है दोस्तों कथन 2, 3, 4 और सी ऑप्शन में है दोस्तों 1 और 3 और डी में है 2 और 4। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 3 होगा। यानी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा के साथ एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो कि आयु इनकी कम से कम 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और डी ऑप्शन है राज्यसभा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनी है। यानी ये तीनों संसद के अनन्य भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति है जो कि संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद पर रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की जो अध्यक्षता वो कौन करेगा? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है सदन द्वारा नामित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सी में सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य और ऑप्शन डी है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। यानी लोकसभा अध्यक्ष सदन की जो बैठकों की अध्यक्षता एवं सदन का कार्यवाही का जो संचालन करता है यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित होते हैं यानी एब्सेंट होते हैं तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती है। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले जिससे कि हम जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपके साथ हूं, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।